अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम हल करेंगे आपके सबक नंबर 7, 8 और 9 के तमाम तर मश्की सवालात। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम हल करेंगे सबक नंबर 7, 8 और 9 के मश्की सवालात। सबसे पहले सबक के उन्वान पढ़ लेते हैं। किसान और बादशाह, एरिक की उर्दू और परिंदे की फरियाद। बच्चों, परिंदे की फरियाद एक नज़म है जो हम पढ़ चुके हैं और आज हम हल करेंगे इनके तमाम तर मश्की सवालात। ठीक हो गया, तो चलें आगाज करते हैं किसान और बादशाह से। हमारा पहला सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज से जुमले बनाएं। बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनको पढ़ना है और इनसे बनाने हैं जुमले। हमारे अल्फाज क्या हैं? तन तनहा, गुस्ताखी, कान भरना, रायगा, अखज़ और मशहूर। तो चलें अब बनाते हैं इनसे जुमले। तो बच्चों, अब हमने बनाने हैं दिए गए अल्फाज से जुमले। तो चलें अपने अल्फाज और जुमलों का आगाज करते हैं और पढ़ते हैं पहले लफ्ज को। तन तन्हा। बच्चों, तन तन्हा का मतलब होता है बिल्कुल अकेला, जिसके साथ कोई भी ना हो। तो देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। किसान जंगल में तन तन्हा रहता था, यानी बिल्कुल अकेला रहता था, उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, गुस्ताखी। बच्चों, गुस्ताखी कहते हैं बेदबी को, बदतमीजी को, यानी कोई आपसे उम्र में बड़ा और आप उसके साथ बदतमीजी करें या बेदबी के साथ पेश आए तो वो क्या कहलाएगी? गुस्ताखी। तो चलें जुमले को पढ़ते हैं। बादशाह ने किसान की गुस्ताखी माफ कर दी, यानी किसान से जो भी गलती हुई थी वो बादशाह ने माफ कर दी। तो चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को, रायगा। बच्चों, रायगा का मतलब होता है जाया हो जाना, किसी चीज का खराब हो जाना, आपके किसी काम का ना रहना किसी चीज का। तो चलें अब देखते हैं जुमला क्या है। नेकी कभी रायगा नहीं जाती, यानी नेकी एक ऐसी चीज है जो कभी जाया नहीं होती। आगे पढ़ते हैं, अखज़। बच्चों, अखज़ का मतलब होता है किसी चीज में से कोई चीज निकालना, यानी किसी मामले से नतीजा अखज़ करना, यानी पूरे मामले को पहले सुनना और फिर उस सारे मामले से कोई नतीजा निकालना, यानी अखज़ करना। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। बादशाह ने बहुत सोच विचार के बाद नतीजा अखज़ किया कि किसान को माफ कर दिया जाए। बच्चों, किसान ने की थी गुस्ताखी, बादशाह ने बहुत सोच विचार के बाद क्या नतीजा अखज़ किया कि किसान को माफ कर दिया जाए। आगे पढ़ते हैं अगले लफ्ज को, मशहूर। बच्चों, मशहूर वो होता है जिसको हर कोई जानता हो। तो अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत बहुत मशहूर है। शेख सादी ने हिकायत की 2 किताबें लिखी थी, गुलिस्तान और बूस्तान, और उनकी दोनों किताबें बहुत मशहूर हैं और इसी तरह उनमें लिखी गई तमाम तर हिकायत भी बहुत मशहूर हैं। तो बच्चों, ये तो थे दिए गए अल्फाज से हमने बनाए जुमले। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। दर्ज झेल हकायात के मायनी तहरीर करें। अभी मैंने आपको बताया कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 किताबें लिखी थी जो कि हकायात पे मबनी थी। हमें यहाँ पे कुछ हकायात दी गई हैं, हमने आसान अल्फाज में उनका मायनी लिखना है। तो चलें पढ़ते हैं अपनी पहली हकायत को। नसीहत की बात चाहे कड़वी हो कबूल करो। अब आपको समझ आ रही होगी, लेकिन हमने इनको आसान अल्फाज में यानी सादा फहम अल्फाज में लिखना है। देखते हैं हमने क्या लिखा है। नसीहत चाहे बुरी लगे मगर माननी चाहिए, यानी कोई बात आपको बेशक बुरी लगे लेकिन अगर वो आपके भले की बात है तो उसे कबूल करना चाहिए, मानना चाहिए। अगला जुमला पढ़ते हैं। बेमौका बोलने की आदत से गूंगा बहरा हो जाना बेहतर है। अब बच्चों, हम इसको देखते हैं। हमने आम अल्फाज में इसको क्या लिखा है। फजूल बोलने से बेहतर खामोश रहना है, यानी कि फजूल बातें करने से बहुत बेहतर है कि आप खामोश रहें। आगे पढ़ते हैं बच्चों। किसी के ऐब जाहिर ना करो, और इसको हमने सादा अल्फाज में क्या लिखा है। किसी की बुराइयों का जिक्र ना करो, यानी अगर किसी इंसान में या किसी शख्स में कोई बुराई है तो आप उसके ऐब दूसरों को मत बताएं, यानी उसकी बुराइयों का जिक्र दूसरे लोगों में बैठ के मत करें। आगे पढ़ते हैं। किसी को अच्छे अमल से खुशी देना 1000 सजदे करने से बेहतर है। बच्चों, इसका मफहूम क्या बनेगा। किसी को खुश करना बहुत बड़ी नेकी है, यानी आप अल्लाह ताला के आगे 1000 सजदे कर लें, आप रब राजी कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को तंग करते हैं तो आपके वो 1000 सजदे रायगा हैं, यानी जाया हो गए। किसी छोटे से अमल से किसी को खुशी देना 1000 सजदे करने से बेहतर है। तो बच्चों, ये तो थी कुछ हकायात जिनको हमने आम फहम जबान में तब्दील करके तहरीर किया। चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। दर्ज झेल अल्फाज के जोड़ लिखें। बच्चों, आपके हर सबक के आखिर में मश्की सवालात में एक सवाल बार बार आ रहा है, तोड़ अल्फाज के जोड़ लिखें। यानी हमें कुछ हरूफ दिए जाते हैं या कुछ टूटे हुए अल्फाज दिए जाते हैं, हमने उन्हें जोड़ के मुकम्मल लफ्ज बनाना होता है। तो चलें पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे तोड़ अल्फाज से नए अल्फाज हमने क्या बनाए हैं।
बच्चों आप सबसे पहला लफ्ज देखें, जब हम उसे जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, रायगा, जिसका मतलब क्या होता है, जाया हो जाना या किसी चीज का जाया कर देना। आगे पढ़ते हैं बच्चों, अगले लफ्ज को देखें। जब हमने तोड़ अल्फाज को जोड़ के लिखा तो नया लफ्ज क्या बना, सल्तनत, वो जगह जिस पे कोई बादशाह हुकूमत करता हो या वो पूरा इलाका जो किसी बादशाह के जेर हुकूमत हो। आगे पढ़ते हैं, अगला लफ्ज हम जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, तराजिम। बच्चों तर्जमा एक जबान से दूसरी जबान में किसी तहरीर को मुंतकिल करने को कहते हैं। तो तराजिम बहुत सारे तर्जमों को, यानी बच्चों शेख सादी की किताब बूस्तान का तर्जमा बहुत सारी जबानों में हुआ, यानी बहुत सारी जबानों में उसके तराजिम हुए। तर्जमे की जमा है तराजिम। आगे पढ़ते हैं, अगला लफ्ज देखें। बच्चों जब हमने तोड़ अल्फाज को जोड़ के लिखा तो क्या बना, गुस्ताखी, यानी बेदबी, बदतमीजी। आगे पढ़ते हैं, अब बच्चों देखें इस तोड़ अल्फाज को हमने जोड़ के लिखा तो क्या बना, तन्हा, यानी अकेला। तो बच्चों ये तो थे आपको दिए गए कुछ तोड़ अल्फाज जिनको हमने जोड़ के लिखा। अब हम आगाज करेंगे अपने अगले सबक का, जिसका उन्वान क्या है, एरिक की उर्दू। यानी कि एक लड़का था जो कि उर्दू बोलना नहीं जानता था। उसने अपने एक दोस्त से, अपने हम जमात से उर्दू सीखी और उर्दू सीखने के लिए बहुत मेहनत की। आपको अपना सबक याद होगा, अगर नहीं भी याद तो आप उसको एक दफा दोबारा दोहरा सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। दर्जल वाहिद अल्फाज की जमा तहरीर करें। हमें कुछ वाहिद अल्फाज दिए गए हैं और हमने उनके जमा अल्फाज लिखने हैं। बच्चों वाहिद कहते हैं एक को और जमा कहते हैं एक से ज्यादा को। अगर आपके पास कोई एक चीज है तो वो वाहिद है, अगर एक से ज्यादा है तो वो जमा है। तो चलें देखते हैं वाहिद अल्फाज से हमने क्या जमा अल्फाज बनाए हैं। आला, बच्चों किसी भी काम को करने के लिए जो पुर्जे हैं, जो औजार इस्तेमाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आला। तो बच्चों अगर एक होगा तो आला और ज्यादा होंगे तो आलात। ठीक हो गया, आगे पढ़ते हैं। तजर्बा, बच्चों तजर्बा कहते हैं किसी चीज को करके देखने को। अगर एक दफा करेंगे तो तजर्बा और अगर ज्यादा होंगे तो तजर्बात। आगे पढ़ते हैं। वाक्या, वाक्य कहते हैं किसी किस्से को, किसी कहानी को। तो बच्चों अगर एक होगा तो वाक्य और ज्यादा होंगे तो वाकयात। आखिरी लफ्ज को पढ़ते हैं बच्चों। खतरा, खतरा कहते हैं किसी चीज से आपको खौफ आने को, जिससे आपको ये अंदेशा हो कि मुझे नुकसान पहुंचाएगा। और अगर एक हो तो खतरा और ज्यादा होंगे तो खतरात। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। दर्ज झेल अल्फाज से जुमले बनाएं। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उन अल्फाज को देखना है और उन अल्फाज के मुताबिक जुमले तहरीर करने हैं। बच्चों हमारा पहला लफ्ज क्या है, हामी भरना, यानी किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए मान जाना। तो चलें जुमले को पढ़ते हैं। अब्बा जान ने अहमद को पार्क लेकर जाने की हामी भर ली, यानी अब्बा जान मान गए कि वह अहमद को पार्क लेके जाएंगे। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। बज़ाहिर, बच्चों बज़ाहिर का मतलब होता है वो चीज जो आपको देखने में नजर आए, यानी जाहिरी तौर पे जो आपको दिखाया जाए। आगे पढ़ते हैं जुमले को। बज़ाहिर ये कुर्सी बहुत मजबूत लग रही है, यानी देखने में कुर्सी मजबूत लग रही है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं। खत्ताती, बच्चों खत्ताती कहते हैं लिखाई करने को, खुशखती करने को। अब जुमला पढ़ते हैं। खत्ताती के लिए बहुत से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिर्फ काले या सफेद रंग से खत्ताती नहीं होती, बहुत सारे रंगों से खत्ताती की जाती है ताकि वो बहुत हसीन लगे। आगे पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। अबारत, अबारत कहते हैं किसी भी पैराग्राफ को जो बहुत सारे जुमलों पे मबनी होती है। अब जुमला पढ़ते हैं। दानियाल ने एरिक को अबारत पढ़ने को कहा, यानी दानियाल ने एरिक से क्या कहा कि तुम मुझे इबारत पढ़ के दिखाओ। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। मालूमाती, बच्चों मालूमाती का मतलब होता है ऐसा अखबार या ऐसी किताब जिससे आपको बहुत सारी बातें जानने को मिले, जिससे आपको बहुत सारी मालूमात इकट्ठी हो। अब पढ़ते हैं जुमले को। हमें मालूमाती किताबें भी पढ़नी चाहिए, यानी सिर्फ कहानियों की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, मालूमाती किताबें भी पढ़नी चाहिए। तो चले बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चले बच्चों देखते हैं हमारा आखिरी लफ्ज क्या है। जबान, बच्चों जबान हमारी एक जिस्म का हिस्सा भी है और जबानें बोली भी जाती हैं। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। जबान दराजी बुरी आदत है, यानी किसी बड़े के आगे बहस करना या किसी बात का जवाब देना या बदतमीजी करना जबान दराजी कहलाता है, और जबान दराजी एक बुरी आदत है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल को। अल्फाज के जोड़ लिखें, यानी हमें कुछ तोड़ अल्फाज दिए गए हैं और हमने उनके जोड़ अल्फाज लिखने हैं। तो बच्चों देखिए अपने पहले लफ्ज को। अब इसको हमने जोड़ के नया लफ्ज क्या बनाया है, न्यूयॉर्क। ठीक हो गया, चलें अगले लफ्ज को देखते हैं। बच्चों हमने इस लफ्ज को जोड़ के नया लफ्ज क्या बनाया है, बज़ाहिर। बज़ाहिर यानी जो चीज आपको देखने में नजर आए। अगला लफ्ज देखते हैं।
بچوں ہم نے اس لفظ کو جوڑ کے کیا لفظ بنایا ہے؟ خطاط. بچوں خطاطی ایک ہنر ہے. خطاط وہ ہوتے ہیں جو خطاطی کرتے ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. اب بچوں اس لفظ کو جوڑ کے ہم نے نیا لفظ کیا بنایا؟ عبارات. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا پیراگراف جس میں بہت سارے جملے اکٹھے ہوتے ہیں. آخری لفظ کو دیکھتے ہیں. اور بچوں ہم نے اس لفظ کو جوڑ کے نیا لفظ کیا بنایا؟ معلوماتی. یعنی جس سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں. تو بچوں یہاں ختم ہوتا ہے ہمارا سبق نمبر 8. اب ہم آغاز کریں گے سبق نمبر 9 کا، اور جس کا عنوان کیا ہے؟ پرندے کی فریاد، جو کہ ایک نظم ہے جس میں پرندہ کیا فریاد کرتا ہے اپنے مالک سے کہ مجھے یہاں سے آزاد کر دیں، مجھے اس پنجرے سے آزادی چاہیے اور مجھے واپس اپنے باغ میں جانا ہے جہاں میرے سارے دوست ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو. دیے گئے الفاظ سے جملے بنائیں. وہی بات بچوں جو ہم ہر سبق کے حصہ مشق میں کرتے آ رہے ہیں. ہمیں کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں اور ہم نے بنانے ہوتے ہیں جملے. ہمارا پہلا لفظ کیا ہے؟ قفس. بچوں قفس کہتے ہیں پنجرے کو. اب دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے. پرندے کو ڈر تھا کہ کہیں وہ قفس میں ہی نہ مر جائے. یعنی اس کو یہ خوف تھا کہ میری ساری زندگی پنجرے میں ہی نہ گزر جائے. چلیں بڑھتے ہیں بقیہ الفاظ و جملوں کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا اگلا لفظ چہچہانا. بچوں پرندے جب صبح صبح یا بہت اچھے موسم میں گنگناتے ہیں تو اس کو چہچہانا بھی کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے. باغ میں پرندے چہچہا رہے تھے. یعنی باغ میں پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، گنگنا رہے تھے. چلیں اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں. رہائی. رہائی کا مطلب ہوتا ہے کسی قید سے آزاد ہو جانا. اب پڑھتے ہیں جملے کو. پرندے کو قید سے رہائی چاہیے تھی. یعنی پرندہ کیا دعا مانگ رہا تھا اپنے رب سے کہ مجھے اس قید سے رہائی چاہیے، یعنی آزادی چاہیے. اگلا لفظ پڑھتے ہیں بچوں. دکھڑا. بچوں دکھڑا کہتے ہیں اپنے دکھ کو بیان کرنا، اپنے دکھ کا قصہ سنانا یا داستان سنانا کسی کو بھی. اب ہم دیکھتے ہیں جملہ کیا بنایا ہے. بڑھیا اپنا دکھڑا سناتے سناتے رو پڑی. یعنی بڑھیا اپنا دکھ بیان کرتے کرتے رو پڑی. آخری لفظ کو پڑھتے ہیں بچوں. قید. قید کہتے ہیں جب آپ کہیں پہ بند ہو جاتے ہیں اور کہیں جا نہیں سکتے جب تک آپ کو آزادی یا رہائی نہ ملے. اب دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے. پرندہ ایک انسان کی قید میں تھا. یعنی پرندہ کس کی قید میں تھا؟ ایک انسان کی قید میں تھا جس نے اسے پنجرے میں بند کیا ہوا تھا. چلیں اگلے سوال کو پڑھتے ہیں بچوں. درج ذیل الفاظ کے مجزات تحریر کریں. بچوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مجزات کہتے ہیں الٹ الفاظ کو، یعنی ایک لفظ کا الٹ. تو دیکھتے ہیں ہمارے الفاظ کیا اور ان کے مجزات کیا ہیں. ہمارا پہلا لفظ ہے غائب، اور غائب کا مجزات کیا ہے؟ حاضر، جو آپ کے سامنے ہو. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. غلامی، یعنی کسی کی قید میں ہونا، کسی کا غلام ہونا، اور اس کا مجزات کیا ہے؟ آزادی، یعنی آپ کسی کے غلام نہیں ہیں. اگلا لفظ دیکھیں. سرد. سرد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، اور اس کا مجزات کیا ہوگا؟ گرم. اگلا لفظ دیکھیں. غلط، اور غلط کا مجزات کیا ہوتا ہے؟ صحیح. آخری لفظ دیکھتے ہیں بچوں. قید، اور قید کا مجزات کیا ہوگا؟ رہائی. تو بچوں یہاں ختم ہوتے ہیں آپ کے سبق نمبر 7، 8، 9 کے تمام تر مشقی سوالات. مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آئی ہے اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ حل بھی کر لیے ہیں. مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.